नमस्कार। आर के नारायण की दुनिया मालगुडी अक्सर हमें साधारण लोगों की असाधारण परिस्थितियों में ले जाती है। आज हम उनकी ऐसी ही एक यादगार कहानी इंजन की समस्या पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ लॉटरी में रोड रोलर जीतने और उससे पैदा हुई मुसीबतों का ब्यौरा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भाग्य, व्यवस्था के दांव-पैंच और इंसान की जो उम्मीदें हैं, हताशा है, उस पर एक बहुत दिलचस्प नजरिया पेश करती है। सही कहा। तो चलिए इस कहानी के जरिए नारायण के व्यंग्य और मानवीय समझ की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है मालगुडी में। गेटीलैंड नाम का एक मेला आता है ना? हाँ, गेरीलैंड वो शोमैन आता है अपना तमाशा लेकर जिमखाना क्लब में। अच्छा। खूब रौनक, खेल तमाशे, वो तोतों के करतब, मौत का कुआं, बहुत कुछ। और लॉटरी भी थी। हाँ, सबसे बड़ा आकर्षण तो लॉटरी ही थी। 8 आने का टिकट और इनाम, पिनकुशन से लेकर सोचिए एक रोड इंजन तक। एक रोड इंजन। हाँ, और मजे की बात यह कि हमारे कथावाचक का नंबर 005 वही निकल आता है। कमाल है। इनाम में मिलता है वही भारी भरकम सड़क कूटने वाला इंजन। तो यहीं से फिर वो समस्या शुरू होती है जिसके बारे में कहानी है। बिल्कुल, वो जीत असल में जश्न नहीं, चिंता का कारण बन जाती है। लोग हैरान, थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, कि क्या करेगा ये रोड इंजन का। सही। ये नारायण का खास अंदाज है। ये जो अप्रत्याशित लाभ है, विंडफॉल जिसे कहते हैं, वो असल में एक बोझ है। कथावाचक के लिए ये इंजन किसी काम का नहीं है। चलाना तो दूर, उसे रखने की जगह तक नहीं है उसके पास। और लोगों का मजाक उड़ाना भी वो समाज की मानसिकता दिखाता है शायद। बिल्कुल, कि अगर कोई चीज उपयोगी नहीं है तो बेकार है। ये सिर्फ मजाकिया स्थिति नहीं है, ये इंसान की जरूरतें और इच्छाओं के बीच के अजीब से रिश्ते पर एक तरह की टिप्पणी है। और ये बोझ तो फौरन महसूस होने लगता है। हाँ, वो शोमैन जिसने लॉटरी रखी थी, हाँ, वो तो साफ पल्ला झाड़ लेता है। एकदम कहता है नोटिस पढ़ लो, इनाम ले जाने का इंतजाम खुद करो, कोई मदद नहीं। बस। इतनी रियायत कि जब तक मेला है इंजन जिमखाना मैदान में पड़ा रह सकता है। ड्राइवर, अरे भूल जाइए। हाँ, ड्राइवर का तो सवाल ही नहीं। वो तो बताता है कि लाने वाले ड्राइवर का कितना खर्चा हुआ, उसे वापस भेजने का खर्चा, साफ मना। और उसने म्युनिसिपैलिटी को भी बेचने से मना कर दिया था ना? हाँ, शायद उनके साथ कुछ पुराने बुरे अनुभव रहे होंगे, उनसे होने वाली तकलीफों का जिक्र करता है वो। तो अब कथावाचक के पास एक विशाल स्थिर संपत्ति है जिसे वो हिला भी नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। और यही हमें व्यवस्था की पहली झलक मिलती है। शोमैन का रवैया एकदम व्यावसायिक, कोई हमदर्दी नहीं। और म्युनिसिपैलिटी वाली बात, वो शायद उस दौर की सरकारी लेट लतीफी या शायद भ्रष्टाचार पर भी एक हल्का सा कटाक्ष है। तो कथावाचक अब अकेला पड़ गया अपनी इस जीत के साथ। हाँ, दोस्तों की बधाइयां मिल रही हैं, लोग लोहे के भाव का अंदाजा लगा रहे हैं, पर उसकी चिंता कम नहीं हो रही, शायद बढ़ ही रही है। हाँ, वो रोज जाता है जिमखाना, इंजन को देखता है, एक तरह का लगाव भी होने लगता है उससे। हाँ, सोचता है शायद यही गरीबी दूर करेगा। पर होता है बिल्कुल उल्टा। एकदम। जैसे ही मेला खत्म होता है, शोमैन अपना सामान उठाकर चला जाता है और इंजन अकेला रह जाता है। और फिर आता है म्युनिसिपैलिटी का नोटिस, इंजन हटाओ। हाँ, इंजन हटाओ वरना किराया लगेगा। कितना किराया? 10 रुपए महीना, जो उसके घर के किराए से भी ज्यादा था। अरे बाप रे। बस इस एक नोटिस ने उसे आर्थिक तंगी में धकेल दिया। हालत ये हो गई कि पत्नी के जेवर गिरवी रखने पड़ गए। उफ। ये स्थिति है उस आम आदमी की त्रासदी की, जो अचानक आई जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाता है। वो इंजन अब सिर्फ लोहा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी आर्थिक मानसिक शांति छीनने वाला एक दानव बन गया है। पत्नी सवाल पूछती है, वो जवाब नहीं दे पाता, उसकी बेबसी और बढ़ जाती है। नारायण कितनी सहजता से दिखाते हैं कि कैसे एक भारी चीज घर के अंदर के रिश्तों पर भी असर डालती है। बिल्कुल। और वो 10 रुपए महीने का किराया, वो उस ब्यूरोक्रेटिक एपथी, व्यवस्था की संवेदनहीनता का प्रतीक है। आम आदमी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। तो इस बोझ से निकलने के लिए वो कोशिशें करता है इंजन बेचने की। हाँ, नाकाम कोशिशें। क्लब के सेक्रेटरी से मिलता है। वो तो हंस पड़ता है। हाँ, कहता है मैं इसका क्या करूंगा। फिर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के पास जाता है। शहर के प्रति उनके कर्तव्यों का वास्ता देता है, सस्ते में देने को तैयार होता है। हाँ, पर कोई फायदा नहीं। कोई उस सफेद हाथी को पालने को तैयार नहीं। ये कोशिशें देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। बिल्कुल, ये हताशा का दौर है। वो हर दरवाजा खटखटा रहा है,
लेकिन इंजन इतना अव्यवहारिक है कि कोई उसे लेना ही नहीं चाहता। वो टेनिस कोर्ट समतल करने का सुझाव भी देता है ना। हाँ हाँ, वो उसकी मासूमियत कह लें या अज्ञानता, उसे खुद भी ठीक से नहीं पता किस चीज का क्या किया जाए। नारायण यहाँ शायद ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी संपत्ति का मूल्य उसकी उपयोगिता में नहीं, बल्कि उसे रखने और संभालने की क्षमता में होता है। और वो क्षमता कथावाचक के पास थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। हालात और बिगड़ते हैं जब उसी मैदान में पशु प्रदर्शनी की घोषणा हो जाती है। हाँ, और फरमान आता है 24 घंटे में इंजन हटाओ। 24 घंटे, अब तो मतलब करो या मरो वाली स्थिति। एकदम, कोई जानकार नहीं, कोई सलाह देने वाला नहीं, बस ड्राइवर, स्टेशन मास्टर सब हाथ खड़े कर देते हैं। ये कहानी का वो बिंदु है जहां दबाव एकदम चरम पर है। हाँ, समय सीमा तय है, समाधान नजर नहीं आ रहा। ये उस समय की स्थिति भी दिखाता है जब शायद जानकारी या विशेषज्ञता मिलना इतना आसान नहीं था। आज शायद गूगल कर लेते। हाँ हाँ, शायद, पर तब कथावाचक बिल्कुल अकेला था। और तब वो एक बहुत ही अजीबोगरीब योजना बनाता है। हाँ, वो तो कमाल की योजना है। मंदिर के पुजारी से हाथी किराए पर लेता है। हाँ, और 50 कुली लगाता है, 8 आने प्रति कुली। और स्टीयरिंग के लिए जोसेफ नाम का एक बेरोजगार बस ड्राइवर, जिसे रोड इंजन चलाना आता ही नहीं। यही तो नारायण का ह्यूमर है। एक हाथी, 50 अनाड़ी मजदूर, एक अकुशल ड्राइवर। हाँ, ये सब मिलकर एक लोहे के पहाड़ को हिलाने चले हैं। मकसद बस इतना कि इंजन पास के दोस्त के खाली मैदान तक पहुंच जाए। ये साधन और साध्य के बीच का फर्क देखिए। ये चरम हताशा में उठाया गया कदम है। तर्क पीछे छूट गया, बस किसी तरह समस्या से छुटकारा पाना है। स्थिति एकदम सर्कस जैसी। बिल्कुल, और नारायण उसे बड़ी कुशलता से दिखाते हैं। और फिर शुरू होता है वो तमाशा। हाथी खींच रहा है, 50 कुली पीछे से धक्का लगा रहे हैं, जोसेफ स्टीयरिंग घुमा रहा है, और भारी भीड़ मजे ले रही है। हाँ, इंजन हिलता तो है, पर सड़क पे आते ही बेलगाम टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उछलता है। हाथी, जोसेफ, कुली, सबके मिले जुले पर बेमेल प्रयासों से इंजन मैदान की तरफ जाने के बजाय सीधा एक चारदीवारी से जा टकराता है। दीवार का एक हिस्सा ढह जाता है। अराजकता, ये तो होना ही था। बिना विशेषज्ञता, बिना तालमेल के इतना बड़ा काम, नतीजा यही होता। ये दृश्य जितना हास्यास्पद है, उतना ही कथावाचक की बढ़ती मुसीबतों का प्रतीक भी। सही कहा। एक समस्या हल करने की कोशिश में कई और बड़ी समस्याएं खड़ी हो गईं। और इसके बाद तो और बुरा हुआ। भीड़ चिल्लाई, हाथी बिधक गया, उसने रस्से तोड़े और दीवार के दूसरे हिस्से को भी गिरा दिया। कुली सब भाग गए, भगदड़ मच गई। और दीवार के मालिक ने कथावाचक को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। और फिर पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। अब वो कानून के शिकंजे में भी फंस गया। थप्पड़ खाना, फिर पुलिस। हाँ, वो बेचारा तो सिर्फ इंजन हटाना चाह रहा था और अब उस पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, भगदड़ मचाने का आरोप लग गया। हवालात से छूटने पर पता चलता है कि अब काम बढ़ गए हैं। हाँ, लिस्ट लंबी है। टूटी दीवार बनवानी है, भागे हुए 50 कुलियों को मजदूरी देनी है, जोसेफ की फीस देनी है, और हाथी के इलाज का खर्च। हाथी का इलाज? हाँ, क्योंकि मंदिर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि हाथी दीवार तोड़ने के लिए नहीं लाया गया था। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, इंजन को अब उस दुर्घटना स्थल से भी हटाना है। ये तो मुसीबतों का अंतहीन सिलसिला है। बिल्कुल, हर कदम एक नई देनदारी। उसकी आर्थिक कमर तो पूरी तरह टूट चुकी होगी। नारायण यहाँ शायद भाग्य के क्रूर मजाक को दिखा रहे हैं। वो लॉटरी जीतना एक पल की खुशी थी, जिसके बदले ये सब भुगतना पड़ रहा था। हाँ, वो पूरी तरह टूट चुका था। घर में पत्नी का गुस्सा, मायके जाने की धमकी, बाहर लोगों की दबी हुई हंसी। हाँ, तो उसने चुपचाप गांव भाग जाने का फैसला कर लिया। ये उसकी हार थी एक तरह से, व्यवस्था और भाग्य के आगे समर्पण। पलायन अक्सर हताशा का अंतिम पड़ाव होता है। जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो इंसान समस्या से दूर भाग जाना चाहता है। सामाजिक उपहास, पारिवारिक कलह, सबने मिलकर उसे इस निर्णय तक पहुंचा दिया। यहाँ कथावाचक एक आम आदमी का प्रतीक है जो असाधारण परिस्थितियों के बोझ तले पिस रहा है। बिल्कुल। लेकिन तभी कहानी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है। हाँ, वो स्वामी जी वाला। हाँ, शहर में एक स्वामी जी आते हैं योग शक्ति का प्रदर्शन करने। क्या क्या करतब दिखाते हैं। कांच चबाना, कीलों पर लेटना, जहर पीना, धड़कन रोकना। और फिर वो घोषणा करते हैं अपने सबसे बड़े करतब की, अपनी छाती पर रोड इंजन चलवाने की। और चेयरमैन से पूछते हैं, आपके पास रोड इंजन है? ये घटनाक्रम कहानी को यथार्थ से थोड़ा परे ले जाता है। लगभग जादुई सा लगता है। हाँ, कहाँ एक आम आदमी की जमीनी मुश्किलें और कहाँ एक योगी का ये अलौकिक प्रदर्शन। देउस एक्स मैकिना जैसा लगता है ना। मतलब कहानी में अचानक किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप।
कथावाचक के लिए तो ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। बिल्कुल। चेयरमैन मना करते हैं, कहते हैं इंजन नहीं है, ड्राइवर नहीं है। स्वामी जी अड़ जाते हैं, कहते हैं उनका असिस्टेंट सब चला लेगा। और ये सुनते ही हमारा कथावाचक भीड़ से चिल्लाता है, रोड इंजन मुझसे मांगिए। हाँ, अचानक वो गुमनामी से निकलकर मंच पर जैसे हीरो बन जाता है। भीड़ तालियां बजाती है। और सौदा तय होता है, वो इंजन देगा, बदले में स्वामी का असिस्टेंट उसे उसके बताए मैदान तक पहुंचा देगा, मुफ्त में। और ये सौदा कथावाचक के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सबसे बड़ी समस्या हल हो रही थी, वो भी बिना खर्चे के। निराशा अचानक आशा में बदल गई। हाँ, उसे लगा कि शायद अंत भला तो सब भला। ये पल उसकी खोई हुई इज्जत, महत्व की भावना उसे भी लौटाता है। फिर तैयारी होती है, जिमखाना मैदान में भीड़ जुटती है, स्वामी जी लेटते हैं, छाती पर खड़िया से निशान बनता है, सटीक जगह बताने के लिए। असिस्टेंट इंजन स्टार्ट करके लाता है, माहौल में तनाव है, लोग दुखी भी हैं, डरे हुए भी। कथावाचक की नजरें इंजन पर हैं, आखिरकार ये हिलने वाला है। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, एक भूरा लिफाफा, मजिस्ट्रेट का हुक्म। ये खतरनाक करतब नहीं दिखाया जा सकता। एक और झटका, ठीक जब मंजिल सामने दिख रही थी। तभी सरकारी नियम कानून लाड़े आ गए। ये फिर से व्यवस्था का हस्तक्षेप है। चाहे सुरक्षा के लिए सही हो, पर कथावाचक के लिए तो ये आखिरी उम्मीद पर पानी भरने जैसा था। ये व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक नियमों के बीच का संघर्ष भी है। स्वामी जी तो गुस्से में शहर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, आप रोकने वाले कौन होते हैं? पर इंस्पेक्टर ऑर्डर दिखा देता है। उनका असिस्टेंट भी पीछे पीछे। कथावाचक गिड़गिड़ाता है कि भाई कम से कम इंजन को मैदान तक तो पहुंचा दो। पर वो मना कर देता है, कहता है गुरु नाराज हैं। और चला जाता है। अब कथावाचक के पास सचमुच कोई रास्ता नहीं बचता। हाँ, वो इंजन को वहीं छोड़ता है और गांव जाने का पक्का इरादा कर लेता है। ये शायद कहानी का सबसे निराशाजनक बिंदु है। सारी उम्मीदें खत्म। हाँ, स्वामी जी का आना एक मरीचिका साबित हुआ। कथावाचक अब पूरी तरह भाग्य के भरोसे है, उसने हार मान ली है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था। हाँ, वो भूकंप वाला। उस साल उत्तर भारत में एक बड़ा भूकंप आता है, झटके मालगुड़ी तक महसूस होते हैं। और शहर छोड़ने से पहले कथावाचक आखिरी बार अपने प्यारे इंजन को देखने जाता है और पाता है कि इंजन वहां है ही नहीं। प्रकृति का हस्तक्षेप, ये चुनाती विडंबना है। हाँ, जिस चीज को हटाने के लिए इंसान ने इतने पापड़ बेले, उसे प्रकृति ने एक झटके में हटा दिया। ये भाग्य का खेल है। या शायद नारायण ये दिखा रहे हैं कि मानवीय प्रयास कभी कभी कितने व्यर्थ होते हैं बड़ी अनियंत्रित शक्तियों के सामने। खोजने पर पता चलता है कि इंजन पास के ही एक पुराने बेकार कुएं में गिरकर उसे बंद कर गया है। और कथावाचक डरता है कि अब कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। लेकिन तभी दीवार वाला मालिक आता है और दुखी होने के बजाय हंस रहा होता है। यह है क्लाइमैक्स। कहानी घूमकर वहीं आ गई। एक की समस्या दूसरे का समाधान बन गई। मालिक खुश था क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी उसे नोटिस दे रही थी कि उस गंदे पानी वाले कुएं को बंद करो, उसमें बहुत खर्चा आता। और इंजन ने मुफ्त में उसका काम कर दिया, डार्ट की तरह कुआं बंद कर दिया। मालिक न सिर्फ सारी शिकायतें वापस लेता है, टूटी दीवार खुद बनवाने का वादा करता है, बल्कि कथावाचक के इंजन के चक्कर में हुए सारे खर्चे, कुलियों की मजदूरी, हाथी का किराया, जोसेफ की फीस, सब चुकाने को तैयार हो जाता है। अचानक कथावाचक की सारी मुसीबतें खत्म। तो अंत में इंजन जो एक बोझ बनकर आया था, एक समाधान बनकर विदा हुआ, वो भी बिना कथावाचक के किसी सीधे प्रयास के। हाँ, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। जिसे हम समस्या समझ रहे होते हैं, क्या वो वाकई समस्या है या हमारे नजरिए का फेर है? या शायद जीवन में चीजें अपने आप हल होने का भी एक तरीका होता है। हाँ, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ महीने बाद कथावाचक उस जगह से गुजरता है, देखता है कि कुआं सीमेंट से बंद है। और वो एक संतोष की सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। एक अजीबोगरीब अध्याय का अंत। इस संतोष की सांस बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ मुसीबत टलने की राहत नहीं, बल्कि शायद जीवन की अप्रत्याशितता को स्वीकार करने का भाव भी है। आर.के. नारायण बड़ी सरलता से गहरी बातें कह जाते हैं। सही कहा। ये कहानी सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि भाग्य, नियति और मानवीय स्थिति पर सोचने को भी मजबूर करती है। बिल्कुल। तो ये थी आर.के. नारायण की कहानी, इंजन की समस्या पर हमारी चर्चा। उम्मीद है कहानी के घटनाक्रम के साथ साथ उसके गहरे अर्थों को समझने का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। उम्मीद तो यही है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति और ऐसी कहानियों पर चर्चा पसंद आती है तो आज की कहानी चैनल को
लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। साथ ही वो घंटी वाला आइकन मतलब बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी या उस पर चर्चा आए आपको तुरंत पता चल जाए। अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसकी गहराइयों के साथ। अलविदा। अलविदा।